हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों आज मैं कैमरा नहीं ऑन कर रहा, आई एम एट सम प्लेस एल्स। तो ऑब्वियसली फिर तुम भी नहीं करोगे, है ना? तो ऐश है तुम्हारी। हाँ जी। तो बच्चों हमारी वो डिस्कशन चल रही थी पेंडिंग, राइट? यस सर। ये हमारे सिंगल चॉइस हो गए थे, राइट? ओके। हाँ बच्चों, मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A option, average speed of a particle in a given time is never less than the magnitude of average velocity। बताओ ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ना? डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही होता है तो इसलिए स्पीड भी ज्यादा होगी। डी ऑप्शन देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच, बहुत ध्यान से देखो क्या कहा है, मॉड ऑफ dv by dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका बच्चों क्या मतलब हुआ? मॉड ऑफ dv वेक्टर by dt, बेसिकली v वेक्टर क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या है? एक्सेलरेशन। तो हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नॉन जीरो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, बट d by dt ऑफ मॉड v, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? स्पीड, है ना? तो हम कह रहे हैं कि d by dt ऑफ स्पीड इज जीरो। बच्चों किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो कब होता है? अगर हम कह रहे हैं कि स्पीड का डेरिवेटिव जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ? कि स्पीड इज कांस्टेंट। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि भाई इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन जहां पे स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो। तो बताओ ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? सर। ऑफ कोर्स पॉसिबल है ना? तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगी। सी ऑप्शन, average velocity of a particle is zero in time interval. It is possible that instantaneous velocity is never zero in that interval. तो हम कह रहे हैं कि एक टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी जीरो ना हुई हो? यस, पार्टिकल को सर्कल में घुमा दो, है ना? तो हर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो है कुछ ना कुछ, लेकिन जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन, average velocity of a particle moving on a straight line is zero in a time interval. It is possible that instantaneous velocity is never zero in that interval, in the interval. तो देखो मतलब डी ऑप्शन भी सी जैसी है, बस यहाँ पे क्लियर कर दिया कि स्ट्रेट लाइन। तो बताओ बच्चों, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन में है बॉडी तो एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है? वो तो तभी पॉसिबल है ना
मतलब कि मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, कि भाई बॉडी पहले आगे जाए और पीछे आए। तो अगर मतलब डायरेक्शन चेंज कर रही है बॉडी, तो अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो मतलब एक इंस्टेंट पे तो उसकी स्पीड जीरो हुई होगी। हाँ मैं कर रहा हूँ बच्चों स्क्रीन। इसको क्या हो गया? Recording in progress.
अच्छा आपको आवाज आ रही है? सर इको कर रही है। अब इको बंद हो गई? यस। हाँ बच्चों अब दिख रही है स्क्रीन? ठीक है। हाँ तो जो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली ये सिचुएशन तभी पॉसिबल होएगी अगर वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही होगी डायरेक्शन चेंज के टाइम पे। तो ये जो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, ये क्यों लिखा है कि मतलब आप ये नहीं मान सकते थे कि अगर आप कहते कि भाई सर क्या पता ऐसा हो जाए कि वो झटके से कि भाई मान लो आपकी वेलोसिटी 5 है और उसने एकदम से अपनी वेलोसिटी 5 इधर को कर दी, क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब ऐसा पॉसिबल सिर्फ तब है अगर आप एक्सेलरेशन इनफाइनाइट मान सको, है ना, कि भाई इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन है कि उसने बिल्कुल झटके में ही चेंज कर दी, जीरो नहीं होने दी, इसलिए वो लाइन लिखी हुई है बस। ठीक है, आगे बच्चों। ये बी ऑप्शन अभी समझाई तो थी मैंने सेकंड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन सी ऑप्शन, velocity of particle is zero at t equal to 0. C option says if acceleration is 0 from t equal to 0 to t equal to 10, speed is also 0 in this interval. तो बच्चों अगर आप सोचो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 0 ही रही तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो वेलोसिटी हमेशा 0 ही रही, मतलब राइट, वेलोसिटी 0 रही तो मतलब स्पीड भी 0 ही होगी, कि मतलब वो बॉडी कभी हिली नहीं अपनी जगह से, है ना। तो ये मतलब हुआ थर्ड सी का। फिफ्थ का सी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो फिफ्थ पूरा ही कर लेते हैं। तो वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज व्हेन एक्सेलरेशन लेस देन 0। तो हमने ये समझा था कि जरूरी नहीं है ना, कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है दैट डज नॉट मीन कि वेलोसिटी कम ही होएगी, उसका मैग्नीट्यूड, है ना, स्पीड हो सकता है स्पीड बढ़ भी रही हो। तो ए ऑप्शन गलत हो गई। ऐसे ही बी ऑप्शन भी गलत हो गई कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कि स्पीड बढ़ रही हो, वही रिटार्डेशन वाला केस। सी, स्पीड विल इंक्रीज व्हेन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर लेस देन 0। तो यस बच्चों, अगर दोनों लेस देन 0 है तो मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो वो तो एक्सेलरेशन वाला ही केस हो गया, तो इसमें स्पीड बढ़ेगी, राइट। तो ऑल्दो इसमें वो सिंबल्स लगे हुए हैं वेक्टर्स के, बट उसका कोई काम नहीं है, हम तो जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है। और डी ऑप्शन नॉर्मल रिटार्डेशन वाला केस हो गया, तो डी भी ट्रू हो गई।
राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बच्चों अब। बच्चों एक बात समझो आप, मतलब वैसे तो ना आईआईटी के हिसाब से चैप्टर अब बहुत इजी हो गया है, आईआईटी वाले इस चैप्टर पे क्वेश्चन डालते ही नहीं, ठीक है। बट अगर डालेंगे वो, तो वो क्वेश्चन इस टाइप का होगा जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन है, मतलब जितने कैलकुलस वाले क्वेश्चंस है ना उस टाइप का। क्योंकि इसका रीजन क्या है कि अगर आप देखोगे कि जैसे अगर ये क्वेश्चन करना है तो आपको कई सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं, साथ में कैलकुलस भी यूज हो जाता है, तो वो आईआईटी के हिसाब से एक बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। तो अगर हम ये देखें क्वेश्चन, आपको कह दिया इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, रिटार्डेशन इज अल्फा वी, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिटार्डेशन इज अल्फा वी, कि जो उसकी एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस अल्फा वी। और हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि हमें टाइम के बारे में भी बात करनी है, डिस्टेंस के बारे में भी बात करनी है। तो अब मुझे पता है बच्चों कि मैं एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिख सकता हूँ, dv by dt भी एंड v dv by dx भी। तो कैसे लिखना चाहिए? तो हमें दोनों तरीके से लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजें पूछी हैं, डिस्टेंस भी पूछा है और टाइम भी पूछा है। तो अगर मैं एक बार इसको डिस्टेंस वाली फॉर्म में लिख दूं, v dv by ds इज इक्वल टू माइनस अल्फा v, ये v कट गया तो dv इज माइनस अल्फा ds, इंटीग्रेट 0 पे v नॉट, और फाइनली जब 0 हो गया तो s। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, माइनस वी नॉट, राइट हैंड साइड क्या बन गई, माइनस अल्फा s। तो हमारा s बन गया वी नॉट बाय अल्फा। क्या ये बात समझ आई बच्चों? तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमें पता चल गई कि ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से करते हैं कि dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस अल्फा v। तो dv बाई v इज इक्वल टू माइनस अल्फा dt। लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन क्या हो गई, ln v। ln v इज इक्वल टू माइनस अल्फा t, लिमिट्स t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट है, किसी भी टाइम t पे v मान लेते हैं। मैं ये इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे d पार्ट भी करना है, तो मुझे किसी जनरल टाइम पे भी वेलोसिटी चाहिए होगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, ये बच्चों इतना लॉक किया हुआ है आपने, ये बन गया ln v माइनस ln v नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा t। ये बन गया ln v बाय v नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा t। और ln खत्म करना आता है, तो ये बन गया v इज इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस अल्फा t। तो ये एक्सप्रेशन बन गया वेलोसिटी का। तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें, तो पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम 1 बाय अल्फा। अगर आप यहाँ पे टाइम 1 बाय अल्फा पुट करते हो तो आप देख सकते हो कि क्लियरली v 0 नहीं हो रहा, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गई। पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये देखने के लिए सी अगर मैं यहाँ पे v को 0 पुट करता हूँ, इससे क्या निकल के आ रहा है देखो कि e की पावर माइनस अल्फा t इज 0। ये कब होगा बच्चों, जब t इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब कि यस, ये पार्टिकल बहुत देर तक मूव करेगा। तो सी ऑप्शन ट्रू हो गई। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बिकम v नॉट बाय 2 आफ्टर अ टाइम 1 बाय अल्फा। तो वही बी ऑप्शन वाला ही अगर हम चेक करें तो वो v नॉट बाय 2 तो नहीं आ रहा है ना, v नॉट बाय e आ रहा है, तो वो गलत हो गया। समझ आया बच्चों सबको ये क्वेश्चन?
बच्चों इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन ये भी बन सकती थी, आप मुझे बताओ, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म ही है कहने की कि द पार्टिकल नेवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन या नेवर टर्न्स बैक। है ना, ये बेसिकली किस टाइप का केस है, जहां पे बस पार्टिकल एक तरफ को जा रहा है और धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है और इनफाइनाइट टाइम के बाद जाके रुक जाएगा। इनफैक्ट हम इसका बच्चों वैसा ग्राफ भी बना सकते हैं, अगर इसका हम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया भी था कि इस केस में जो इसका VT ग्राफ होगा बच्चों वो कैसा होगा कि V0 से स्टार्ट होगा एंड कुछ ऐसा होगा, है ना, कि भाई वेलोसिटी V0 से उसने स्टार्ट किया और धीरे धीरे बहुत इनफाइनाइट टाइम के बाद जाके उसकी वेलोसिटी 0 है। और इसी का उल्टा अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना हो तो वो इस तरीके का आएगा कुछ, कि भाई बहुत टाइम के बाद जाके जो डिस्प्लेसमेंट है वो V0 बाय अल्फा होगी। क्या ये समझ आया बच्चों? नहीं, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बोथ आर कर्व्ड। और now that we have done units, इसमें एक ऑप्शन ये भी बन सकती थी कि बताओ अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे या डायमेंशंस क्या होंगी, बताओ फटाफट अल्फा के डायमेंशंस क्या होंगी। टाइम -1, मंजोत थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका टेस्ट होना है बच्चों, आप मान लो उसने बस ऐसे ही क्वेश्चन भरे हुए हैं एंड इसीलिए मैं चाहता था कि आपको टाइम थोड़ा और दूं मैं। ठीक है, और बच्चों एक बात आप और समझो, जैसे जो मल्टीपल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये दो तरीके से आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, कई बार ऐसे आते हैं क्वेश्चंस कि भाई आपको मार्क्स तब मिलेंगे कि या तो सारे ठीक हो, अगर एक भी गलत हो गया मार्क या एक्स्ट्रा मार्क हो गया कुछ भी, मतलब अगर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, मतलब जैसे कि किसी केस में मान लो जो आंसर बनता है वो ABC बनता है, कि अगर किसी भी केस में आपका आंसर ABC नहीं आया, चाहे आपने AB मार्क किया, चाहे ABCD किया, चाहे जो भी किया, तो आपके -2 हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली इस केस को कहते हैं कि जहां पे मल्टीपल चॉइस आ रहा है विद नो पार्शियल मार्किंग। और ये तो सबसे बुरा है, ठीक है, अगर ये आ गया, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप बिल्कुल परफेक्टली नहीं करोगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है ना, और दूसरा होता है वो है मल्टीपल विद पार्शियल मार्किंग, कि भाई अगर उसमें मान लो 3 करेक्ट हैं ABC, तो अगर आपने ABC में से सिर्फ A मार्क कर दिया तो आपको कुछ मार्क्स मिल गए, AB कर दिया तो कुछ और मार्क्स मिल गए, और ABC कर दिया तो 3 मार्क्स मिल गए, मतलब पूरे मार्क्स मिल गए। ठीक है, तो अगर ये वाला केस हो तो फिर भी सेफ है, राइट। इसमें भी बच्चों आपको ऐसे चलना चाहिए कि मतलब वही ऑप्शन मार्क करनी है जिसको लेके आप बिल्कुल 100% श्योर हो, राइट। जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आप सोचो कि आप मतलब अगर आपने कोई बाई चांस गलती से कोई मतलब गलत ऑप्शन मार्क कर दी, फिर तो पक्का ही नेगेटिव मार्क्स है ना उसमें। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप ये मान लो कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे टफ होते हैं, मतलब इससे तो न्यूमेरिक हो वो और आसान है, क्योंकि क्या है उसमें तो आंसर ही बेसिकली निकाल के बस वहां भर देना है, उसमें और तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, तो
टेस्ट आपका अगले वेडनेसडे रखेंगे, वेडनेसडे या थर्सडे जब क्लास नहीं होगा ना, तो बहाने से संडे टेस्ट से आपकी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और क्या कर रहा था मैं, ओलंपियाड बूस्टर तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ऑप्शनल है, जब मर्जी करो। वो अभी तो डिस्कस होगा नहीं, वो तो एंड में होगा डिस्कस। एंड फ्रैंकली ओलंपियाड बूस्टर आपको मैंने पहले ही बताया था कि तब टच करो अगर आपके मार्क्स 290 से ऊपर हैं, उससे कम पे तो मतलब ही नहीं है ओलंपियाड बूस्टर को देखने का भी। ओके, मेरे पास एक डाउट आया था, स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन चेंज तो हो ही नहीं सकती, ऐसा होता है क्या? डायरेक्शन चेंज तो हो ही सकती है, बॉडी वापस तो जा ही सकती है स्ट्रेट लाइन पे ही पीछे की तरफ। हाँ जी, आगे बचो। थर्ड क्वेश्चन, अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसी है जैसे हमने अभी किया है, आप ही करोगे अभी, ठीक है? फर्स्ट में तो कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है, सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है। देखो, थर्ड में आपको क्या कह दिया कि जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिव फोर्स है तो जो एक्सिलरेशन है वो हम सबको पता है कि फोर्स अपॉन मास होती है। तो मैं क्या, इस अल्फा वी स्क्वायर नहीं है, सॉरी, वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, एनीवेज अल्फा भी मानोगे तो भी वो कटना ही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज बच्चों माइनस के वी स्क्वायर बाय एम, है ना? आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दी वी नॉट, एवरेज वेलोसिटी पूछी है एट एनी टाइम टी। अब बच्चों ये बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हम ऑप्शंस देखें तो हमें सारी ऑप्शंस जो हैं वो v की टर्म्स में ही है ना? ना तो कोई t यूज हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट यूज हो रही है, मतलब कुछ और वेरिएबल नहीं है, सिर्फ v या v नॉट की टर्म्स में आंसर देना है आपको। मतलब आपको v यूज हुआ है, वेयर v इज द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन ये है कि जब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v हो गई तब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है ना? और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब बच्चों हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें किसी भी टाइम t में? इस एक्सप्रेशन से, ये जो मैंने लिखा हुआ है, हाउ विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? ए को क्या पुट करेंगे? v dv बाई ds, है ना? तो फटाफट ए को v dv बाई ds पुट करके मुझे बताओ निकाल के कि किसी भी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट क्या बनती है। इन टर्म्स ऑफ t आएगी वो ऑफ कोर्स, और क्योंकि मैंने अभी इसके ऐसा क्वेश्चन आपको कराया तो आई एक्सपेक्ट कि ये होना चाहिए। m इज मास,
तो ऑप्शंस देख के ऐसा लग रहा है कि शायद कट जाएगा m, है ना, देखते हैं बाकी। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास टाइम आ गया वेलोसिटी की टर्म्स में, राइट। अब इसको अगर मैं दूसरी फॉर्म में, हाँ प्लस के टी बाय माइनस माइनस कट गया। अब अगर इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं तो उससे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वेलोसिटी की टर्म्स में, v dv by ds is equal to minus kv square by m। तो यहाँ से बन गया dv by v is equal to minus k by m ds इंटीग्रेट। तो ये क्या बन गया, ln v by v naught is equal to minus
k s by m। करेक्ट। तो ये बच्चों जो मैंने ऊपर लिखा है, यहां से आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई इन टर्म्स ऑफ v। ये जो मैंने नीचे लिखा है, यहां से आपके पास टाइम आ गया इन टर्म्स ऑफ v। इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आंसर बन रहा है? तो सी बन जाएगा, राइट। दैविक इस वीक नहीं है, नेक्स्ट वीक है टेस्ट। हाँ बच्चों, ये समझ आ गया सबको? एनी डाउट प्लीज आस्क। ओके, तो हम देख सकते हैं कि वो जो कांस्टेंट k है या m है वो कट ही जाते हैं, है ना। हाँ जी। अब बच्चों बताओ, क्या ये क्वेश्चन ओरली भी हो सकता था बिना इतनी मेहनत किए? मतलब हम जब भी कोई शॉर्टकट मारेंगे, थोड़ा सा रिस्क है जरूर, बट कर सकते थे। कैसे? भाई ए और बी तो हो ही नहीं सकते, है ना, हमें पता है वो कब आते हैं, है ना। ए वाला केस कब होता है कि जब वो इक्वल टाइम इंटरवल्स वाला केस सा जब होता है तब आता होता है। और बी वाला कब आता होता है कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की है, राइट। तो ए और बी तो खत्म हो गए, सी और डी में से कैसे चेक करोगे? इसको आप कैसे चेक कर सकते हो बच्चों? जब मान लो बिल्कुल इनिशियल इंस्टेंट ही है, जब v इक्वल टू वी नॉट है ना, बिल्कुल t इक्वल टू 0 पे, तब एवरेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तब तो वी नॉट ही होनी चाहिए एवरेज वेलोसिटी। कुछ मूव ही नहीं किया अभी तो, है ना, इनिशियल इंस्टेंट की बात ही हो रही है। तो जब v इक्वल टू वी नॉट है, तब एवरेज वेलोसिटी जो है वी नॉट ही आ जानी चाहिए। मतलब अगर जो मेरी ऑप्शंस हैं उसमें पुट v इक्वल टू वी नॉट, तो ऑप्शन जो है वो वी नॉट के इक्वल आ जानी चाहिए। तो अगर आप डी ऑप्शन देखो बच्चों, अगर डी में मैं v को वी नॉट पुट करता हूं तो क्या बनता है? तो वो तो 0 ही बन गया। तो इसलिए डी ऑप्शन तो नहीं हो सकती। ठीक है। अब यहां पंगा थोड़ा सा ये है कि सी ऑप्शन अभी फिलहाल आपको नहीं आती। आप मैथ्स में जब लिमिट्स वगैरह कर लोगे तब आपको आ जाएगा कि अगर मैं सी में पुट करता हूं v इक्वल टू वी नॉट, तो देखो ये क्या बन गया। तो ये वी नॉट इंटू वी नॉट इंटू अंदर ये बन गया ln 0 बन गया, एंड नीचे भी 0 बन गया, राइट। तो ये कुछ अजीब सा बन गया, ये फिलहाल हमें सॉल्व करना नहीं आता। ठीक है। ln 1 नहीं बनेगा? क्या ln 1? सॉरी, हाँ।
तो ये फिलहाल हमें सॉल्व करना नहीं आता, आगे जाके बच्चों आप सीख जाओगे कि मतलब इसको कैसे कंसिडर करना होता है। क्या ये बात समझ आई बच्चों? Someone is writing again and again कि डायमेंशन से भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो भाई डायमेंशन से? डायमेंशंस तो चारों ऑप्शंस में सेम है, देख तो लो एक बार। आगे बच्चों, तो बच्चों अगेन ये थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अगेन दो तरीके से इंटीग्रेशन करनी पड़ रही है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, बॉय थ्रोज अ बॉल टू हिज फ्रेंड 20, बॉल रीचेस द फ्रेंड इन 4 और बॉल वापस आ गई 5 सेकंड्स में। बॉल ट्रेवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यूरिंग एनी थ्रो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 0 ही हो जाएगी, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज 0। व्हाट अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन कौन सी वेलोसिटी? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस, राइट। तो जब वो पहले बॉय के पास थी तब भी उसकी वेलोसिटी 0 है, जब उसके हैंड्स में, जब सारा कुछ कर कर आके वापस उसके हैंड्स में आ गई तब भी वेलोसिटी 0 ही है, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 हो गई, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गया। तो इसका बी आंसर बन जाएगा। पीछे सी दिया हुआ है क्या आंसर? यस सर। नहीं, बी आएगा इसका। नहीं सुहानी, लेकिन वो हो तो 0 ही गई ना। मतलब अब देखो, या तो क्वेश्चन में एक थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है एक्चुअली, कि हम इंटरवल कौन सा लें। मतलब अगर तो हम इंटरवल इस तरह से लेते हैं, हम ड्यूरेशन इस तरह लेते हैं कि जब बॉय ने बॉल फेंक दी, जस्ट फेंकी है, एंड उसके हैंड्स को जस्ट टच किया उसने बॉल ने वापस, तब तो क्या हुआ कि मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी वो वाली ले लेंगे कि जब उसने जस्ट फेंका है ना। फाइनल वो हो गई कि जस्ट जब उसके पास वापस आई है, तब तो दोनों इंस्टेंट्स पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना। तब तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन नॉन जीरो आ जाएगी, नो डाउट, राइट। लेकिन अगर हम इंस्टेंट वो लेते हैं कि भाई कहीं स्पेसिफाइड तो है नहीं, कि उन्होंने बताया तो है नहीं कि कहां से कहां लेना है, कौन सा इंटरवल लेना है। अगर आप ये मान लो कि इनिशियल इंस्टेंट मैंने वो मान लिया कि जब बॉल उसके हैंड में थी बॉय के, और फाइनल इंस्टेंट भी वो वाला मान लिया जब फिर से उसके हैंड्स में थी और उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, राइट। तो फिर आंसर क्या बनता? सर हम ऐसे नहीं देखेंगे, जैसे जब फर्स्ट बॉय ने थ्रो की तो अगर उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी x है एंड दूसरे ने कैच की, उसके बाद जब दूसरे ने उसको थ्रो की तो उनका टाइम डिफरेंस आ रहा है, जैसे पहले में 4 सेकेंड्स है दूसरे में 5 सेकेंड्स है,
तो उसने किसी डिफरेंट वेलोसिटी से थ्रो की होगी एंड एंड में जाके 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी x थी एंड फाइनल 0 होगी, तो कुछ एक्सेलरेशन तो नहीं नहीं हुई नहीं उसकी। नहीं, देखो सारा कंफ्यूजन क्या हो रहा है, जैसे आपने वो वाला इंटरवल मान लिया कि जब उसके फ्रेंड के पास है, तो वही सारा चक्कर है कि हम इंटरवल कौन सा मान रहे हैं। मतलब आप एक बार ध्यान से सुनो, अगर मैं इंटरवल ये वाला मानता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ उन्होंने कौन सा इंटरवल, है ना। अगर मैं इंटरवल वो मानता हूं जिस इंटरवल में बॉल, मतलब इनिशियल इंस्टेंट वो है जब बॉल बॉय के हैंड्स में ही है, कंप्लीटली उसके हैंड्स में है, उसने फेंकी नहीं है अभी, ठीक है। और मैं फाइनल इंस्टेंट भी वो मानता हूं कि जब उसके हैंड्स में वो कैच कर चुका है। तो बताओ इसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगी। तब तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों 0 हो गई ना, जब वो उसके हैंड्स में ही है बॉल। क्यों सुहानी। सर जब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा इंस्टेंट लेना है? ग्रेविटी का तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि ग्रेविटी तो उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अज्यूम द बॉल ट्रैवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यूरिंग एनी थ्रो, तो प्रोबेबली द मीन की यू हैव टू इग्नोर ग्रेविटी। कुणाल आप क्या कह रहे हो। देन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, देन हमें कैसे पता लगेगा कि अब कौन हाँ सा वही मैं instant? कह रहा हूं कि अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता एग्जाम में, तो वो उसमें बी को भी मार्क्स देते और सी को भी मार्क्स देते, क्योंकि मतलब क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना कि किसी ने कैसे इंटरवल को लिया है। ओके सर। हाँ, ऑप्शन सी कैसे बनेगी। अगर आप ऐसे मान लो कि आप इनिशियल इंस्टेंट वो मानो जब उसने बॉल को थ्रो कर दिया, और आप फाइनल इंस्टेंट वो मानो जब वो बॉल को जस्ट कैच करने वाला था। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है और कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी भी है, तो जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो वो नॉन जीरो आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शंस भी अलग अलग है। आ रही है बात समझ। तो यस, कहने को तो कोई ये भी कह सकता था कि ये भी कहां लिखा है कि इंटरवल वही वाला लो जब वो वापस आ गया। इंटरवल तो कहने को कोई ये भी सोच सकता था कि जब बॉल को फेंका से लेकर जब बॉल कैच हुई, फ्रेंड ने कैच की, मे भी वो वाला भी ले सकते थे हम, है ना। तो स्पेसिफाइड होना चाहिए था। बताओ बच्चों, क्लियर हो गया सबको। तो बच्चों ये बहुत कॉमनली हो जाता है आईआईटी में ना, कि जैसे कई बार मतलब अगर एक क्वेश्चन की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकल जाती हैं, तो फिर वो दोनों के अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं, ठीक है। बट बच्चों हाँ, ये पक्का ध्यान रखना है आपने, ऐसे नहीं सोचना आपने कि यार कंफ्यूजन है तो छोड़ आते हैं क्वेश्चन। अगर आप छोड़ आओगे तो आपको कभी कोई फायदा नहीं होगा। मतलब वो, मतलब आप कोई भी एक केस मान के उसके हिसाब से आंसर कराओ, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप छोड़ोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे बच्चों। कॉम्प्रिहेंशन 3 देखो बच्चों।
हमें कहा कि वो किसी पॉइंट ए से आपने प्रोजेक्ट किया, T1 टाइम में वो किसी पॉइंट बी पे पहुंच गया जिसकी हाइट h है, लेकिन वो स्टिल ऊपर जा रहा है, और आपको कहा है कि फर्दर T2 टाइम में वो ग्राउंड पे आ गया, राइट? तो सर T2 टाइम B2A वाला नहीं है? नहीं B2, हाँ B2 है, B2 ग्राउंड, हाँ A तो ग्राउंड पे ही है। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? स्वानी, आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि मतलब T2 टाइम सिर्फ जब वो नीचे आ गया तो और मैंने ना उससे यस तो मैंने जैसे T1 है जितना उसको ही T2 मान लिया था, नहीं, तभी नहीं, वो कंफ्यूजन हो गया। हाँ सब सब तो हो जाएगा, कुछ सारे हो हाँ, जाएंगे। तो चलो एनीवेज, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल आया इससे बच्चों, है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया तो आपको ये भी निकल आया आपसे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अगर इनिशियल वेलोसिटी निकल आई तो उससे मैक्सिमम हाइट भी निकल आएगी, तो 9/10 भी हो गए उससे अपने। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। ओके, 16th क्वेश्चन, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। तो मतलब एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। तो बच्चों बताओ मुझे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? तो उन्होंने हमें बता दिया है कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे जो यहाँ पे हमने टेंजेंट बनाया, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120। ठीक है जी। तो वेलोसिटी क्या हो गई? स्लोप होती है, तो ये बन गई tan 120। और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 20 अगर हम देखें, तो यहां पर भी जो टेंजेंट बन रहा है, वी कैन सी कि वो अगेन वही 120 एंगल ही है, तो वो tan 120 हो गया। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0। राइट। 17th क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, ये जो नोटेशन होती है ये अभी वेक्टर्स में आएगी। ये मतलब आई, इसको आई कैप या माइनस आई कैप कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मतलब कि प्लस एक्स या माइनस एक्स, यही मतलब होता है इसका। तो बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट 10 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कनकेव अप वाला ग्राफ बन रहा है फर्स्ट 10 सेकेंड्स में, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, राइट? तो इसका आंसर मतलब ये आ जाएगा, आई क्या। क्लियर? आगे बच्चों, मैट्रिक्स मैच में कोई डाउट?
अच्छा बच्चों, एक वैसे मतलब आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मैच द कॉलम में कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर के करस्पॉन्डिंग, मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब पी क्यू आर एस अगर दिए हुए हैं तो चारों कहीं ना कहीं यूज होने ही चाहिए। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी ऑप्शन हो जो किसी के भी साथ मैच ना करती हो। सर जैसे किसी एक क्वेश्चन में जैसे ए पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आंसर्स हैं टी क्यू हाँ आर, हाँ, तो सर जैसे कि तो वो दोबारा भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पेपर यूज हो गए। मतलब कि पेपर में कैसे पूछेंगे हमसे? हाँ ये बच्चों, चलो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि मैच द कॉलम कैसे आता है एग्जाम में। ये बच्चों दो तरीके से आता है एग्जाम्स में। कईयों में तो क्या होता है कई बार कि वो मतलब उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे कि जैसे मान लो आपको ऐसे ऑप्शंस दे दी कि ए ऑप्शन है कि ए के करस्पॉन्डिंग लेट से पी क्यू, बी के करस्पॉन्डिंग आर एस, सी के करस्पॉन्डिंग एस टी एंड सो ऑन। ऐसी चार ऑप्शंस बना दी उन्होंने कुछ। ठीक है, ये आप सोच सकते हो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसमें तो ऑप्शन से आइडिया लग जाता है कि भाई कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल। कि जैसे कोई एक भी पता चल गया, उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन देखी उसी से हो जाता है। और बाई चांस जब से आईआईटी का पेपर ऑनलाइन हुआ है इसी तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन जो आपके एग्जाम्स अभी होंगे उनमें अभी ये आसान वाले तरीके से फिलहाल तो नहीं आएंगे। आपको कैसे पूछा जाएगा, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी एक पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक है, और आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा, बच्चों ये देख लो फिर गलत मत करके आना। आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आएगा जिसमें लिखा होगा विच ऑप्शंस मैच विद ए। तो वहां पे आपको चार ऑप्शंस दे दी, पी क्यू आर एस। तो ये मल्टीपल है तो आप जितनी मर्जी मार्क कर सकते हो, है ना। तो आपको तो मतलब पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। सर ये सारा जैसे ए बी सी डी का 16 मार्क्स का होएगा या 4 मार्क्स का ही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब जनरली ऐसा होता है कि मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, मतलब ईच ऑप्शन इज ऑफ 2 मार्क्स, ऐसे करो। सर और जैसे ए का टी क्यू आर है, तो अगर हम गलती से टी क्यू कराए तो तो फिर गलत, नेगेटिव इसमें होएगा? इसमें पार्शियल नहीं होती, फिर वो गलत हो गया, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके। एंड एंड देयर इज नो रूल कि पार्शियल होती है कि नहीं होती है। द रूल इज कि रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। मतलब व्हाट आई मेंट टू से वाज कि अभी तक आईआईटी में कभी पार्शियल नहीं आई, सो यू नेवर नो, आ भी सकती है आगे, राइट। तो बस पढ़ो ध्यान से। अच्छा बच्चों, सेकंड का जो ए है उसमें ए को कांस्टेंट मानना है, राइट। और बच्चों आगे सब्जेक्टिव। थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, उसके अलावा बाकी तो आई थिंक आसान है ना, बाकी तो हो गए होंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टू लेन रोड, car A is traveling with speed of 36. Two cars B and C approach car A in opposite directions with speed 54 kilometers per hour each. तो सारा कुछ किलोमीटर्स पर आवर में ही रख सकते हैं। अच्छा देखो, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, पढ़ना आपको ध्यान से पड़ेगा। A is traveling with a speed of 36 kilometers per hour. ठीक है, तो मतलब आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे
तो इसी में किलोमीटर पर आवर में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कार ए। आपको ये कहा है कि बी और सी जो हैं वो ए को अप्रोच कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो इससे बच्चों पढ़ के दो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, वो दोनों हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये हो सकती थी कि बी इधर हो और सी इधर हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी अगर मैं बना दूं कि यहां सी हो और ये पीछे भी हो, और हमें ये भी कहा है कि मतलब जिस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें मतलब 1 किलोमीटर है डिस्टेंसेस। हमें कहा है कि बी डिसाइड्स टू क्रॉस ए before C does, and what minimum acceleration of car B is required. तो हम कह रहे हैं कि मतलब B A के पास C से पहले पहुंच जाए, राइट? तो उसके हिसाब से B की एक्सेलरेशन बताओ। तो बच्चों बताओ उसके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन होगी? मतलब वो कौन सा केस हमसे सॉल्व करवा रहे होंगे, पहला या दूसरा? दूसरा, राइट? सेंस तभी बनती है दूसरे की, क्योंकि अगर पहली सिचुएशन होगी तो क्या होता आंसर? फिर तो जीरो ही आ जाता। फिर तो बी कुछ ना करे तो भी वो बी हमें दिख ही रहा है कि वो सी से पहले ए को क्रॉस कर ही लेगा, है ना? तो अगेन जैसे मान लो ये क्वेश्चन आईआईटी में आता, ठीक है, तो एक आंसर तो इसका पक्का जीरो ठीक होता ही होता। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन इन्होंने मतलब फिगर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से तो ऊपर वाला फिगर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जीरो आंसर 100% ठीक होता इसका। ठीक है, एनीवेज अगर हमें अब सेकंड वाले केस के लिए सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे भाई? तो भाई हम निकाल लेते हैं कि सी कितने टाइम में ए तक पहुंचेगा, है ना? और हम फिर ये निकाल लेंगे कि जितने टाइम में सी पहुंच रहा है ए तक, बी उससे पहले ए को क्रॉस कर ले। ठीक है, बताओ ये कैसे निकालोगे कि सी कितने टाइम में ए को क्रॉस करेगा? हम इस इंस्टेंट को मानते हैं कुछ t इक्वल टू 0। अब हम मान लेते हैं कोई भी टाइम t। ठीक है, उस टाइम t में हम मान लेते हैं कि a ने अपनी पोजीशन से ट्रैवल कर लिया, a तो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो a ने कितना ट्रैवल कर लिया? 30-60। c पीछे को आ रहा है, c ने कितना ट्रैवल कर लिया? 50-40। करेक्ट। और अगर b ने उससे पहले पहुंचना है तो b को यहां तक इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहली कंडीशन तो आप देख सकते हो हमारी क्या बन रही है कि 36t प्लस 54t कितना बन गया आपका? 1000। हाँ, तो नहीं 1000 नहीं लिखना चाहिए, मुझे 1 ही लिखना चाहिए क्योंकि मैं किलोमीटर्स पर आवर में ही सॉल्व कर रहा हूँ सारा कुछ। तो यहां से t बन गया
1/90 hours. ठीक है, तो अब बच्चों बी की इक्वेशन क्या बन जाएगी? बी ने ये कितना ट्रैवल किया होना चाहिए? अगर हम बी की एक्सेलरेशन एक ए मानते हैं, तो ये बन गया 54t मतलब ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना? तो ये 54t प्लस हाफ AT स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? ये 1 प्लस 36t हो गया। कुछ लोगों ने 1 लिखा है, 1 थोड़ी होगा, 1 से तो ज्यादा है ना, 1 प्लस 36t है, 1 तो इनिशियल डिस्टेंस था। तो ये कितना बन गया अब आपका? हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 18t। तो ये बन गया बच्चों हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 18 इंटू 1/90। फोर बाय 5। तो ए कितना बन गया आपका? 4/5 इंटू 2 इंटू 90 इंटू 90 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। हो सकता है आंसर पीछे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो बच्चों, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा बन रहा है, बट ठीक है, वो तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे। आ गया समझ बच्चों? ओके, तो इसकी एक्सरसाइज 2 भी कर लूं क्या डिस्कस, या अभी करनी है आपको? ठीक, फिर ये अपना खत्म हो जाएगा काम ना। कहाँ से करनी है बच्चों? नाइन्टी। बताओ बच्चों। नाइन्टी सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 25 से किया
boy who is standing at the top of the tower is unable to catch the ball when it passes him in the upward direction, but the ball again reaches him after 3 seconds when it is falling. Now the boy catches it. Then the height of the tower is. तो सिंपल सी सिचुएशन है, बस मतलब क्या दिया हुआ है उन्होंने कि ऐसे 25 से फेंका है बॉल, तो आपको पता ही है कि ऐसे ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। अब जो बॉय है वो किसी एक हाइट पे है, तो हम कह रहे हैं कि वो ऊपर जाते हुए उसको नहीं कैच कर पाया, और हमें ये बता दिया कि 3 सेकंड के बाद कर लिया। तो मतलब आपको क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन से कि जब बॉय ने उसको मिस किया, उसके बाद जब वो बॉल वापस आई, इतने में 3 सेकंड लग गए। बस ये इंफॉर्मेशन को यूज करके हो जाएगा। आगे बचो। ये डिस्कस होनी गई थी, क्या सही हमने पहले डिस्कस करी हुई है मेरे ख्याल से। यस सर, वो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तक 102 तक आपने कर ली चलो थी। ठीक है, डाउट नहीं होंगे, पूछो जो भी है। हाँ, ये हमने कुछ करेक्शन भी की हुई है। 190th क्वेश्चन देखो। Particle is projected upwards with 80. 1 second later, another particle is projected upward with initial velocity 70. Before either of the particles strike the ground. अच्छा, ये जो A ऑप्शन है, both particles are at rest with respect to each other, मतलब this indirectly means कि दोनों की velocity same है। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि एक 70 से गिरेगा, एक 80 से गिरेगा ना, तो ए गलत होगी। इसमें बच्चों एज आई कैन सी, मतलब ऑप्शंस में पी एंड क्यू यूज हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया हुआ ना कि पी क्यू कौन से हैं। आई थिंक ऐसे होगा, पार्टिकल पी और यहाँ अनदर पार्टिकल क्यू। वैसे वो समझ आ गया होगा आपको, बट जस्ट टू बी एग्जैक्ट, एक मिनट में देख लेता हूँ। Particle P is projected upward with 80. 1 second later, another particle is projected upward with initial velocity 70. Before either of the particles strike the ground, मतलब ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से जस्ट पहले both particles are at rest with respect to each other. नहीं, इसका ए तो नहीं आएगा, पीछे ए दिया हुआ है क्या बच्चों? सर 1 सेकंड के बाद तो पी की वेलोसिटी भी 70 हो जाएगी ना, हाँ, सो और उसी वेलोसिटी से क्यू को फेंका गया है, तो दोनों की सेम होएगी, फिर इकट्ठे नहीं कम होती जाएगी। उन्होंने नहीं भाई, इकट्ठे तो नहीं गिर रहे दोनों। पी को तो आपने 80 से गिरा है। अगर तो ए ऑप्शन में ये लिखा होता कि
1 सेकंड बाद क्या सिचुएशन है, तब हम कह देते हैं कि हाँ दोनों की 70 है, फिर तो ए ऑप्शन हो जाती है ठीक। एक्सक्यूज मी सर, अच्छा एक मिनट, इसका मतलब ये आई थिंक यहाँ थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ है। बिफोर ईदर ऑफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब वो इसकी बात नहीं कर रहे, वो मैंने गलत बोल दिया पहले, वो इसकी बात नहीं कर रहे कि गिरने से जस्ट पहले, ऐसे लिखा है बिफोर ईदर ऑफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वो बात कर रहे हैं वो सारी ड्यूरेशन की जब पार्टिकल्स हवा में थे। ठीक है, फर्क है ना दोनों बातों में। हम उस सारे टाइम को देख रहे हैं जब दोनों पार्टिकल्स हवा में थे। ठीक है, तो यस, अब क्या होगा कि जब आपने 1 सेकंड के बाद प्रोजेक्ट किया है, तो अब 1 सेकंड के बाद P की 70 होगी, और अब Q को तो फेंका ही हमने 70 से, तो जितनी देर दोनों हवा में है, ठीक है ना, उतनी देर तो दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहेगी ना, क्योंकि सारी सिचुएशन सेम ही है, तो ए आएगा। यस, ये क्लियर हुआ बच्चों? तो ए ठीक हो गया, बी ठीक हो गया, सी डी में से बताओ मुझे कौन सा सही है। कोई भी ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों इकट्ठे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे, राइट? हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ओके, आगे 193, which of the following curves do not represent motion in one dimension? तो इससे बच्चों बेसिकली सी ऑप्शन गलत हो गई, है ना। सी में क्या प्रॉब्लम है? सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो गया कि अगर आप देखो कि किसी भी एक टाइम पे दो वेलोसिटीज बन रही हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि सेम टाइम पे दो वेलोसिटीज कैसे हो सकती हैं। (175) में क्या दिक्कत है भाई? x⁻⁻² की इंटीग्रेशन करनी है, उसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 1/x बनेगा, 1/x में x को जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो वाली टर्म 0 बन जाएगी। हाँ, सी तो बच्चों ये जो 193 में है वो 1D क्या, वो तो कोई भी मोशन के लिए फॉल्स है। हाँ, उसमें कुछ अलग से 1D का नहीं है। ठीक है जी, बच्चों क्लियर हो गया सबको? तो अब ये अपना इस चैप्टर की बच्चों सारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। मैं ना स्टिल बच्चों आप सारा कुछ अच्छे से रिवाइज कर लो, जो भी एक्सरसाइज 1 2 3 है। मैं स्टिल बच्चों एक क्लास ना आपकी रखूंगा, आई टेल यू, मतलब या फ्राइडे रखेंगे हम या सैटरडे रखेंगे, डाउट क्लास। तो मतलब कुछ अलग नहीं होगा, सिर्फ अगर आपके कोई भी डाउट्स मतलब आपके हुए एक्सरसाइज 1 2 3 में, कुछ भी अगर बचा हुआ, कुछ भी फिर से पूछना चाहा तो आप उसमें भी पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलो आई थिंक अभी तो टाइम हो गया। मैंने आपको 3A का होमवर्क दिया हुआ था यूनिट्स का, वो जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं वो डिस्कस करूंगा और फिर हम आगे पढ़ेंगे। एरर्स से स्टार्ट करना है हमने, राइट? चलो, yes, yes, you will get 7 days holidays
आपकी हॉलीडेज बच्चों जून के लास्ट वीक से हैं, 27 जून से आई थिंक, वो जो भी संडे है 26 या 27 को तब से हैं। ठीक है जी, चलो ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर।